प्रिय विद्यार्थियों, शुभाशीष। कल समास के समापन के पश्चात आज एक नए टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, शब्द की संरचना व्याकरण की दृष्टि से 4 प्रकार से होती है। पहला प्रकार संधि से, दूसरा समास से, तीसरा उपसर्ग और चौथा प्रत्यय। विगत कक्षाओं में हम संधि और समास से शब्द संरचना को भली भांति समझ चुके हैं। आज की कक्षा में हम उपसर्ग पर चर्चा करने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, उपसर्ग की परिभाषा के रूप में हमें ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके मूल अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग के बारे में एक और धारणा यह है कि अगर शब्द तत्सम है तो उपसर्ग भी तत्सम होना चाहिए। अगर शब्द तद्भव है तो उपसर्ग भी तद्भव होना चाहिए और विदेशी शब्द के साथ विदेशी उपसर्ग ही लगना जरूरी है। अगर यह कंडीशन लागू नहीं होती है तो समझिएगा वह उदाहरण गलत है। मैं एक उदाहरण के माध्यम से इस बिंदु पर मुख्यतः प्रकाश डाल रहा हूँ। जैसे उदाहरण के रूप में हम सु उपसर्ग को लेते हैं। सु उपसर्ग तत्सम है, इसलिए इस शब्द के साथ में हम तत्सम शब्द पुत्र को ही जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम तद्भव शब्द पूत के रूप में इसके साथ में जोड़ेंगे तो सुपूत अनुचित है, गलत है। तो इससे यह दृष्टिगत होता है, स्पष्ट होता है कि तत्सम शब्द के साथ में तत्सम उपसर्ग का ही प्रयोग किया जाएगा। अब बात करते हैं हम उपसर्ग के प्रकारों की। उपसर्ग के प्रकार मूलतः 3 प्रकार के हैं। पहला संस्कृत वाले उपसर्ग, दूसरा हिंदी वाले उपसर्ग, तीसरा और अंतिम है विदेशी उपसर्ग। इन तीनों उपसर्गों के भेदों में से आज हम उन अत्यंत महत्वपूर्ण उपसर्गों पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं जो प्रायः बहुधा भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हीं उपसर्गों को लेकर के आज हम आपके साथ आ रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम पहले उपसर्ग पे आज बात करें, उस उपसर्ग के बारे में 2 महत्वपूर्ण बातें आप समझें। जो अन उपसर्ग है, बगैर हलंत वाला, इस उपसर्ग की 2 खूबियाँ हैं। पहली विशेषता यह होगी कि इस उपसर्ग के साथ जो भी शब्द जुड़ेगा उस शब्द का पहला जो अक्षर होगा वो व्यंजन होगा। ये इसकी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि ये अघुलनशील है। अन उपसर्ग जो है वो मूल शब्द के साथ में घुलेगा मिलेगा नहीं, अपना स्वतंत्र अस्तित्व बदस्तूर बरकरार रखेगा, जैसे होनी और अन। इसमें हम ऐसे विभाजित भी कर सकते हैं कि अन इधर हो गया और होनी इधर हो गया। दूसरे उदाहरण में हम देखते हैं कि जो मूल शब्द आया है वो है मेल। मेल का प्रथमाक्षर जो है वो म है, चूँकि वह व्यंजन है। तो पहले उपसर्ग के साथ 2 बातें विद्यार्थी अपने दिलो दिमाग में दृढ़तापूर्वक स्थापित कर लें। पहली बात कि इस उपसर्ग के साथ जो भी शब्द जुड़ेगा उस शब्द का पहला अक्षर व्यंजन ही होगा। इन उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि होनी में ह, मेल में म, सुनी में स और कही में क। ये चारों उदाहरण इस बात को भली भांति रेखांकित कर रहे हैं कि इस उपसर्ग के साथ में जो भी शब्द जुड़ेगा उसका
प्रथमाक्षर व्यंजन ही होगा। अब हम दूसरे उदाहरण, दूसरे प्रकार की तरफ कदम बढ़ाते हैं, जो है अन। इसमें हलंत है। फ़र्क इतना है कि इसमें हलंत नहीं है, इसमें हलंत है। और हलंत का अभिप्राय होता है कि वह वर्ण आधे के रूप में ध्वनिगत होता है। इस उपसर्ग की दो विशेषताएं, अगर ये विशेषताएं आपके जहन में मजबूती से स्थापित हो गई तो इन दो उपसर्गों के बीच में जो तनिक अंतर है, उस अंतर को आप बहुत अच्छे से समझने में सक्षम रहेंगे, समर्थ रहेंगे। तो इस उपसर्ग के संबंध में दो महत्वपूर्ण बातें, जिसमें पहली बात ये कि इस उपसर्ग के साथ जो भी शब्द जुड़ेगा उसका पहला अक्षर जो है वो कोई न कोई स्वर होगा। और स्वर होने के साथ उसकी दूसरी खूबी यह है विद्यार्थियों कि वह घुलनशील होगा, घुल मिल जाएगा। हम देखेंगे इसमें यहाँ पर कि अन उपसर्ग है वो आदर शब्द के साथ में जुड़ करके अन प्लस आदर, इसके साथ जुड़ करके वो अनादर बन गया। अब इसमें तो हम अलग अलग विभाजन कर सकते हैं हर उदाहरण के साथ, लेकिन यहाँ पर ये सुविधा हमें प्राप्त नहीं हो पा रही है। हम अन की तरफ करेंगे तो पीछे कोई वर्ड ढंग का नहीं बचेगा। तो इससे सिद्ध होता है कि सेकंड वाला जो अन उपसर्ग है, इसमें जो भी शब्द जुड़ेगा उसका पहला अक्षर कोई न कोई स्वर ही होगा। दूसरे उदाहरण में हम देखेंगे अनुचित है। अन को अगर हम बाहर निकालेंगे तो पीछे जो शब्द बाहर आएगा वो है उचित। तो मूल शब्द हुआ उचित, उसमें अन उपसर्ग लग करके उसका नया शब्द की संरचना हुई अनुचित। उसी प्रकार इस उदाहरण में हम देखेंगे कि मूल शब्द है वो एक है। एक को अन के साथ में हमने जोड़ा तो उस प्रकार से शब्द बना अनेक। अधिकार मूल शब्द है यहाँ पर। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, प्राय परीक्षा में पूछा हुआ है प्रश्न के रूप में, क्योंकि विद्यार्थी इसको अनाधिकार के रूप में पढ़ता आया है। तो अनाधिकार के रूप में अगर इसका उच्चारण करेंगे तो उपसर्ग निकालने के बाद में जो मूल शब्द आएगा वो अधिकार होगा, और अधिकार कोई शब्द अस्तित्व में है ही नहीं। इससे सिद्ध होता है कि अनाधिकार शब्द नहीं होता है, अनधिकार होता है। अनधिकार शब्द से अगर हम अन उपसर्ग को बाहर करेंगे, अलग करेंगे, तो जो शब्द बचेगा वो अधिकार बचेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर ए मूल स्वर, यहाँ अ, और इन सब में यहाँ उ और यहाँ आ, तो किसी न किसी स्वर की उपस्थिति यहाँ झलकती है। तीसरा और उपसर्ग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि सेकंड वाला जो अन उपसर्ग है, उन उदाहरणों के बीच में अनु का एक उदाहरण डाल करके विद्यार्थियों को गलत फहमी का शिकार अच्छे से किया जा सकता है। और प्राय देखने में आता है विद्यार्थी गफलत में पड़ ही जाते हैं। तो आज इस गलत फहमी के कुहरे को हम मिटाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे इस उपसर्ग को लेकर के भी दो महत्वपूर्ण बातें आएगी। वो दोनों बातें जो है अनु की, ये पहले और दूसरे दोनों उपसर्गों की दोनों खूबियाँ इस उपसर्ग में अकेले में समाहित हैं। वो कैसे कि अगर व्यंजन हुआ पहला अक्षर तो यहाँ पर भी वही बात आएगी कि वो घुलनशील नहीं होगा, और अगर स्वर आया मूल शब्द के साथ पहला अक्षर अगर स्वर आता है तो वहाँ वो घुलनशील हो जाएगा। अब इन उदाहरणों को समझते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि रूप में जो पहला वर्ड है वो रू आ रहा है, चूँकि यह व्यंजन है। इसको अलग करेंगे तो अनु अलग हो गया और रूप अलग हो गया। तो व्यंजन आने पर इस उपसर्ग का अपना स्वतंत्र अस्तित्व रहेगा। एक उदाहरण और देखते हैं। गमन शब्द आया है, गमन में ग व्यंजन है, और व्यंजन होने के कारण यह उदाहरण भी अघुलनशील है। यहाँ पर हम स्पष्ट रेखा खींच सकते हैं जिसमें अनु इधर हो गया और गमन इधर हो गया।
लेकिन ये जो दो उदाहरण हैं ये दोनों स्वर से संबंधित हैं। इसमें हम यण संधि का प्रयोग किया गया है। यण संधि के अंतर्गत हमने देखा था कि न व से पहले अगर आधा अक्षर आता है तो ऊ की मात्रा का प्रयोग होगा और फिर व पे जो मात्रा है उस मात्रा के हिसाब से स्वर अपना स्वरूप धारण करेगा। तो अन्वेषण का विच्छेद हुआ अनु प्लस एषण। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर अनु उपसर्ग है और मूल शब्द आया एषण, इच्छा, चाहत, अभिलाषा। उसी प्रकार अन्विष्ट शब्द में भी यही है कि अनु तो है, व के छोटी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा आ गई, पीछे जो बचा वो ज्यों का त्यों हमने लिख दिया। तो इष्ट शब्द के साथ में अनु उपसर्ग का प्रयोग करने के कारण अन्विष्ट बना और एषण शब्द के साथ में अनु का प्रयोग करने से वो अन्वेषण बना। तो इनमें इन दूसरे और तीसरे उदाहरण में ये आता है प्रिय विद्यार्थियों कि 3 उदाहरण तो अन के डाल देंगे और 1 उदाहरण इसका डाल देंगे। जैसे अनुचित हो गया, अनुर्वर हो गया, अनुत्तरित हो गया, 3 विकल्प ये आ गए। इन सब में अनु अनु आ रहा है और 1 में डाल दिया अनुरूप। अब सब में चारों विकल्प में अनु 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 आ रहा है। तो ऐसे में हम विच्छेद करके देखेंगे कि कहाँ पर प्रथमाक्षर स्वर की ध्वनि आ रही है और कहाँ पर व्यंजन की ध्वनि आ रही है। इस प्रकार से उस उत्तर को क्लियर करेंगे, क्योंकि अनुगमन, अनुसार, अनुरूप, अनुशंसा इन सब में मूलतः अनु उपसर्ग का ही प्रयोग हुआ है। बाकी सब में जैसे अनुर्वर है तो अनुर्वर में से हमने अन को अलग किया तो मूल शब्द उर्वर आया। इसमें से अगर हम अनुगमन में से अन को अलग करेंगे, अन को इसको अलग करेंगे तो उगमन शब्द बाहर आएगा और उगमन शब्द है ही नहीं। तो इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पर अन उपसर्ग नहीं है, अनुगमन में अनु है। इस पैटर्न को फॉलो करके हम चारों विकल्प को कसौटी पे कसेंगे तो उत्तर जो है वो स्पष्टतः आपके सामने उद्घाटित हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं रहेगी, कोई गलतफहमी नहीं रहेगी, कोई संशय नहीं रहेगा। आइए इन तीनों महत्वपूर्ण उपसर्गों की चर्चा के पश्चात चौथे और 5वें को हम देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये दोनों उपसर्ग बहुत महत्वपूर्ण हैं। चूँकि काफ़ी कुछ उदाहरण संधि से रिलेटेड हैं उपसर्ग में, लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जिनका अपना एक अलग संविधान है, उनके अपने अलग नियम, कायदे, कानून हैं। उन कायदे कानूनों के चलते क्या होता है कि इस उपसर्ग में हम पाएंगे कि जो तीनों प्रकार के स आधे हैं उनका प्रयोग होता है। स और स, इससे रिलेटेड कोई भी वर्ड आए वहाँ पर दुस उपसर्ग ही होगा। जैसे दुष्परिणाम शब्द है तो देखने में ही आता है, विद्यार्थी तुरंत कह सकता है कि इसमें तो ये वाला होना चाहिए, जबकि नहीं। ये विशेष रूप से नोटिस करने लायक बात है। इन दोनों उदाहरणों में यहाँ पर भी वही कंडीशन लागू होगी। निस में भी तीनों प्रकार के स आधे को लेकर के ही उदाहरण पूछे जाएंगे। और एक गौरतलब बात यह है कि अभी तक परीक्षाओं में हमें देखने को मिलता है कि इन दो स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता क्योंकि ये तो क्लियर हो जाता है कि इसमें दुस ही है। इन दो में ही विद्यार्थी गफलत में पड़ता है, या तो वह इसको इसमें ये मान लेता है और दुस्शील में वह इसको मान लेता है, और अगर इन दोनों को न माने तो तीसरा विकल्प विसर्ग के रूप में ले लेता है। विसर्ग संधि में भी आता है। तो ऐसे में अतिरिक्त सावधानी और सजगता रखते हुए हमें इन दो उपसर्गों को अच्छे से नोटिस करना है कि जहाँ पर ये तीनों प्रकार के स आधे दिखाई देते हैं वहाँ पर दुस उपसर्ग रहेगा, और निस में भी इन तीनों प्रकार के आधे स की उपस्थिति रहने पर यही उपसर्ग रहेगा। वैसे उपसर्गों की श्रृंखला बहुत
ज़्यादा है, लेकिन वो प्रायः सरल उपसर्गों की श्रेणी में आते हैं। विद्यार्थी इन 5 उपसर्गों में ही संशय में पड़ता है और उम्मीद है कि ऐसे इन चीज़ों को समझने और परखने के पश्चात जब आप अभ्यास की प्रक्रिया से सतत जुड़ेंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें आप क्लियर करते जाएंगे। उम्मीद है कि उपसर्ग आपको अच्छे से समझ आए होंगे। कल हम इसी कक्षा में प्रत्यय को लेकर के आपसे चर्चा करेंगे और पुनः मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि विंग्स एकेडमी के इस महायज्ञ में आप अपने सहयोग की आहुति डालकर इसको और आगे बढ़ाएं। अर्थात मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि अपने इष्ट मित्रों को इस शेयर को, इस चैनल्स को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप प्रेरित करें और उन्हें वह लिंक प्रेषित करें ताकि इस कक्षा को और उत्साह, उल्लास और उमंग के साथ में हम निरंतर निर्बाध जारी रख सकें, क्योंकि हमारा मकसद केवल यही है कि विद्यार्थी घर बैठे ही सफलता को सुनिश्चित करने का अपने प्रयास करें और उन प्रयासों में हमारा सक्रिय सहयोग लगातार जारी रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।